हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पावर 2.2। आज हम सीटेट का सेकंड पार्ट लेके आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पिछले एग्जाम में पूछा गया है। सीडीपी का क्वेश्चन आपको भी पता है कि जो सीटेट का एग्ज़ाम हो या टेट का एग्ज़ाम हो, इसमें सीडीपी जो होता है वो नहीं बदलता है, वो रिपीट होते ही रहते हैं। तो इस क्वेश्चन प्रैक्टिस से बहुत सारे हम सीडीपी आप ऐसे ही समझ लेंगे और हल कर लेंगे। तो चल सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन को। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, किसने बहुबुद्धि, यहाँ बहुबुद्धि थोड़ा मिस्टेक हो गया है, बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन दिया था। ए ऑप्शन है अल्फ्रेड बीने ने, बी है हार्वर्ड गार्डन ने, सी है फ्रांसिस गाल्टन ने और डी है बी एस ब्लूम ने। तो पहला का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो हार्वर्ड गार्डन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय एक शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए। किस चीज़ की प्राथमिकता देनी चाहिए? तो ऑप्शन में देख लीजिए आप, व्याख्यान विधि की, व्याख्यान विधि की प्राथमिकता देनी चाहिए, या दत्त कार्य की प्राथमिकता देनी चाहिए, या कहानी कथन की, या समूह चर्चा की। तो जो निचली कक्षाएं होती हैं, यह है यानी जो छोटी कक्षा होती है उसमें बच्चे, अगर आप इतिहास पढ़ा रहे हैं, राजनीतिक पढ़ा रहे हैं, तो किस तरीके से आसानी से समझेंगे? आप उसको कहानी में बताइए, कहानी के रूप में उसको बदल के बताइए, तो उस चीज़ को बच्चे आसानी से समझ लेते हैं। तो निचली कक्षाओं में किसको प्राथमिकता देनी चाहिए? तो कहानी कथन की प्राथमिकता देनी चाहिए। नेक्स्ट है, युवा अधिगमकर्ताओं में निम्न में से कौन पढ़ने में कठिनाई का द्योतक नहीं है? ए है अक्षर व शब्द का ज्ञान, बी है पठन गति में प्रवाह व कठिनाई, सी है शब्दों व विचारों को समझने में कठिनाई, डी है स्पेलिंग निरंतरता में कठिनाई। तो युवा अधिगमकर्ताओं में निम्न में से कौन पढ़ने में कठिनाई नहीं पैदा करता है? तो कौन नहीं पैदा करता है? पठन गति व प्रवाह। नेक्स्ट है हमारा, मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है, वह कौन सा है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो सबसे सुनहरा अवस्था यानी गोल्डन एज भी बोला जाता है उसको। तो आप बच्चे जो बाल्यावस्था में होते हैं वो बेफिक्र जीते हैं, उन्हें किसी भी बात की टेंशन नहीं होती है, वो खेलते हैं, पीते हैं, खाते हैं और मौज मस्ती से रहते हैं। तो इसीलिए जो बाल्य अवस्था है उसे ही हम लोग गोल्डन एज यानी सुनहरी अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा, वह विशेषता जो कि सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं होती है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा, तो क्वेश्चन है, वह विशेषता जो कि सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं आता है। तो आमने सामने की अंतःक्रिया ये आता है, व्यक्तिगत जवाबदेही भी आता है और कार्यों पे जोर ये भी आता है। तो कौन नहीं आता है? तो शिक्षक केंद्रित नहीं आता है। नेक्स्ट है हमारा, सृजनात्मकता के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो देखते हैं पहले हम लोग सृजनात्मकता के बारे में कौन सा कथन गलत है। सृजनात्मकता तथा बुद्धि सदैव साथ साथ चलते हैं। सृजनात्मकता में लचीलापन होता है। सृजनात्मकता सार्वभौमिक प्रत्यय है। सृजनात्मकता में हम का समावेश होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, सृजनात्मकता तथा बुद्धि सदैव साथ साथ नहीं चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एक सिद्धांत के रूप में निर्मितिवाद किस पे आधारित है? एक सिद्धांत के रूप में किस पे आधारित है? ए है अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित करता है, बी है अधिगमकर्ता के स्वयं के शब्दों का निर्माण करने की भूमिका पर जोर देता है, सी है सूचनाओं को रटने तथा स्मरण द्वारा परीक्षण पर जोर देता है, डी है शिक्षक की प्रधान भूमिका पर जोर देता है। तो निर्मितवाद है जो वो होता है अधिगमकर्ताओं की स्वयं के शब्दों का निर्माण करने की भूमिका पर जोर देता है। नेक्स्ट है हमारा, अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थियों की तत्परता आकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन है। तो ये क्यों है? अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन जो करना है वो शिक्षकों के लिए क्यों कठिन होता है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम। तत्परता के तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते, बी है तत्परता के अधिकतर तत्व बाह्य रूप से दृश्य नहीं होते, सी है अभिभावक अपने बच्चों को उपलब्धि के लिए धकेलते हैं और डी है अधिक शिक्षक डी है शिक्षक विद्यार्थियों के बारे में व्यवहार का निर्णय करने में कमजोर होते हैं। तो अधिगम कार्यों के लिए जो विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन है वो क्यों कठिन होते हैं? तो तत्परता के जो तत्व हैं वो एक साथ परिपक्व नहीं होते, इसके लिए कठिन होते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है, 9 नंबर, इरफान खिलौने तोड़ता है तथा उसके अवयवों को देखने के लिए उसे अलग अलग कर देता है। तो आप क्या करेंगे? ए, इरफान को कभी भी खिलौना एक के साथ नहीं खेलने देंगे, बी है संदेह कड़ी नज़र रखेंगे, सी है जिज्ञासु प्रकृति को बढ़ावा देंगे तथा उसकी ऊर्जा को दिशा प्रदान करेंगे और डी है उसे बताएंगे कि खिलौने नहीं तोड़ने चाहिए।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। उसके जिज्ञासु प्रकृति को बढ़ावा देना चाहिए तथा उसकी ऊर्जा को दिशा प्रदान करनी चाहिए। नेक्स्ट है एक शिक्षण विधि जिसमें 2 या 2 से अधिक शिक्षक सहयोग पूर्वक विषय की योजना बनाते हैं तथा पूरा करते हैं तथा सदैव विद्यार्थियों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन आवर्ती रूप से करते हैं। तो यह विधि कौन सी है? तो यह विधि कौन सी है? तो इसे टोली शिक्षण कहा जाता है या दल शिक्षण कहा जाता है। ये बीएड के भी सिलेबस में आपको पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट है 11 नंबर, व्यवहार का संवेगात्मक पहलू निम्न में से संबंधित होता है। तो किससे व्यवहार का संवेगात्मक पहलू निम्न में से संबंधित होता है? तो किससे होता है? सीखने के संज्ञानात्मक पक्ष से, सीखने के भावनात्मक पक्ष से, सीखने के क्रियात्मक पक्ष से तथा सीखने के मनोवैज्ञानिक पक्ष से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, सीखने के भावनात्मक पक्ष से। नेक्स्ट है एक अच्छा विद्यालय वह है, ए नंबर, जो कड़े प्रतियोगिता की भावना पर जोर देता है, जहाँ प्रत्येक बालक खुशी का अनुभव करे, वह बिना एक दूसरे के सहयोग से व्यक्तिगत रूप से सीख सके। सी नंबर है जो बालक के सामाजिक स्तरीकरण को समझे तथा कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील बनाए। और डी है जो आदर्श सूत्रों को याद करने पर जोर दे। तो एक अच्छा विद्यालय कौन सा है? इसका करेक्ट नंबर हो जाएगा सी नंबर, जो बालक के सामाजिक स्तरीकरण को समझे तथा कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील बनाए। नेक्स्ट है हमारा, एक कक्षा में एक शिक्षक के पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है, यह तरीका उपयुक्त नहीं है। तो किसके लिए उपयुक्त नहीं है? समूह वार्तालाप के लिए, प्रोजेक्ट विधि के लिए, प्रदर्शन विधि के लिए, प्रश्नोत्तर विधि के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी नंबर, प्रदर्शन के लिए जो बाल केंद्रित उपागम है ये उपयुक्त तरीका नहीं है। नेक्स्ट हमारा, जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायता करता है तो उसे क्या कहते हैं? अधिगम का धनात्मक अंतरण, अधिगम का ऋणात्मक अंतरण, अधिगम का शून्य अंतरण, अधिगम का परगम अंतरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जब एक क्षेत्र का अधिगम यानी एक क्षेत्र का अधिगम है वो दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायता करता है, जैसे ये अधिगम इसमें सहायता करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो अधिगम का धनात्मक अंतरण कहते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है, एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए? विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, अच्छा संप्रेषण कौशल होना चाहिए, सी नंबर है विद्यार्थियों के हित का अध्ययन रखना चाहिए, डी है प्रभावी नेतृत्व का गुण होना चाहिए। देखिए गुण तो ये सारे होते हैं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो गुण होता है वो टीचर में ये है कि उसे एक अच्छा संप्रेषण कौशल होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ ऐसे क्वेश्चन के लिए मेरे चैनल पर बने रहें, आपको CDP कंप्लीट कराए जाएंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से।